वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है अमित किलोर और इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर की सीरीज में मैं आपके लिए आज 7वां लेक्चर लेकर आ रहा हूं कम्युनलिज्म और फेक न्यूज पर। दोनों के दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक है, हाँ, बट एक्चुअली में एक्सक्लूसिव नहीं है। फेक न्यूज एक खुद स्टैंडर्ड इक्वल इशू है। इंटरनल सिक्योरिटी पर भी काफी असर पड़ता है फेक न्यूज का, तो इसीलिए हम फेक न्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में फेक न्यूज और कम्युनलिज्म से एसोसिएटेड एक और माइनर सा टॉपिक जो कि होता है मॉब लिंचिंग का, उसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा संवाद जरूर होगा हमारे बीच में, आज बात होगी। परंतु जो हमारा असली मुद्दा होगा वो होगा आंतरिक सुरक्षा पर कम्युनलिज्म अर्थात सांप्रदायिकता, यानी कि धर्म के आधार पर जो नफरत या हिंसा होती है उसका क्या असर हो सकता है आंतरिक सुरक्षा के ऊपर, सोसाइटी पर वो कैसे कैसे खतरा और दरार डालती है, ये बात होगी। इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन टू स्टडी आईक्यू। इंटरनल सिक्योरिटी की जो ये सीरीज है ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी आंतरिक सुरक्षा एक सब्जेक्ट है, एक सिलेबस में टॉपिक है, उन सब के लिए काम आएगी। अभी आपके जो आईबी के ACIO2 के एग्जाम फरवरी में, जिसकी डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, होने की संभावना है, उनके लिए पेपर टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 ऑलमोस्ट तीनों के तीनों सेक्शंस के लिए ये सीरीज आपके काम आएगी। इसके 6 लेक्चर पहले हो चुके हैं, उनको भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हो, देश की आंतरिक सुरक्षा की कौन कौन सी समस्याएं हैं वो समझने में भी आपको काफी मदद मिलेगी। आज की जो क्लास है उसका हमारा एजेंडा सबसे पहले होगा कम्युनलिज्म से स्टार्ट, यानी सांप्रदायिकता। एक संप्रदाय के प्रति इतना मोह, इतना अटैचमेंट कि दूसरे संप्रदाय से नफरत और हिंसा का रूप ले ले, उसको कहते हैं कम्युनलिज्म। तो जो ये कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी है, इसका क्या मतलब होता है और उसका हमारे भारत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आखिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कब शुरू हुई थी और आज इसकी क्या सिचुएशन है, आजादी से पहले कब था, आजादी के बाद क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं और अभी प्रेजेंटली क्या स्टेटस है और खतरा क्या पैदा करता है सांप्रदायिकता। उसके बाद इसके होने के रीजंस, व्हाट एग्जैक्टली लीड्स टू कम्युनलिज्म इन अ सोसाइटी। इट्स नॉट अ यूनिक प्रॉब्लम। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो रहा है या फिर सिर्फ साउथ एशिया में हो रहा है, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पर सांप्रदायिकता किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तो यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हां, जहां पर भी होती है वहां पर उस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और उसकी सोसाइटी में पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी सिचुएशन बनकर उभरती है। फिर हम ये भी पढ़ेंगे फेक न्यूज के बारे में। फेक न्यूज यानी कि फर्जी समाचार। अब फेक न्यूज से आप जरूर वाकिफ हैं, चाहे कम्युनलिज्म से हो या ना हो, फेक न्यूज से आप जरूर वाकिफ हैं। हम सब आजकल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब यूज करते हैं, और बल्कि हम में से बहुत सारे लोग हैं वो इन सारे सोशल प्लेटफॉर्म का प्रयोग समाचार पाने के लिए भी करते हैं। यहीं पर ये सोशल जो प्लेटफॉर्म है आजकल एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुके हैं फेक न्यूज का, यानी कि ऐसा समाचार जो कि नकली है, लेकिन क्योंकि वो इस प्रकार से हमारे सामने आता है कि हमें उस पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो न्यूज की खबर में आता है, न्यूज की रूप में आता है। और इसके क्या नुकसान है और इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द मॉडर्न सोसाइटी जिसका कोई आसान सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम मॉब लिंचिंग के बारे में भी बात करेंगे। फेक न्यूज की वजह से कई बार मॉब लिंचिंग हुई है, कम्युनलिज्म की वजह से भी कई बार मॉब लिंचिंग हुई है। सो वी विल डिस्कस दैट। सो विदाउट मच अडो, लेट्स बिगिन आवर क्लास स्टार्टिंग विद द कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म हिंदी में सिंपल सा मतलब है सांप्रदायिकता। अर्थात कि एक संप्रदाय की तरफ इतना ज्यादा अटैचमेंट कि दूसरे संप्रदाय के लिए नफरत एवं हिंसा हो जाए। अपने संप्रदाय से प्यार करना और अटैचमेंट रखना गलत नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। अपनी आइडेंटिटी, संप्रदाय जो होता है, धर्म जो होता है, धर्म और संप्रदाय जो होता है वो एक आइडेंटिटी का, अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो उसके प्रति अटैचमेंट होना, उससे प्यार होना, उसके बारे में प्राउड फील करना एक काफी नॉर्मल फिनोमिना है और कोई बुरी बात नहीं है। इशू कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म उसको कहा जाता है कि जब जो आइडेंटिटी है और जो अपने संप्रदाय की तरफ अटैचमेंट है उसके साथ साथ दूसरे संप्रदाय के लिए हेट, एंगर
और इंटॉलरेंस भी पैदा हो जाए, और जब वो हिंसा में बदल जाती है तो पूरे के पूरे समाज के लिए खतरा बन जाता है। तो ये होता है कम्युनलिज्म बेसिकली, कि अपने संप्रदाय के लिए अटैचमेंट होना ये तो नॉर्मल बात है, इट इज ऑल्सो कम्युनिज्म। कम्युनलिज्म वर्ड कहां से आता है? कम्युनलिज्म वर्ड आता है कम्युनिटी से। कम्युनिटी यानी एक कम्युनिटी के साथ महसूस करना कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूं। उसी तरीके से जब कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास होता है तो ये गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब दूसरी कम्युनिटी से गुस्सा आता है या दूसरी कम्युनिटी को इतना डिफरेंस तरीके से देखा जाए कि उसकी तरफ हिंसा का भी विचार उठने लगे। अब भारत के अंदर बहुत सारे धर्म हैं। भारत शुरुआत से, जब से हम 1947 में आजाद हुए हैं, भारत एक डाइवर्स कंट्री रहा है। हमारा लेंथ एंड ब्रेथ जो ज्योग्राफी का है वो इतना ज्यादा है, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लेंथ और ब्रेथ है ज्योग्राफी का, अगर नॉर्थ से देके साउथ तक जाते हैं तो 3000 किलोमीटर का पड़ता है। अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी जाएं तो टोटल 3000 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। और वहीं पर गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, यानी पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की तरफ चलते हैं, तो वो भी 3000 किलोमीटर के करीब करीब है। एग्जैक्ट नहीं है, जो नॉर्थ से साउथ है वो थोड़ा ज्यादा है, वो 3100 के करीब है, और जो ये वेस्ट टू ईस्ट होता है ये 2900 के है। अंदाजन 3000 किलोमीटर आप लगा सकते हो। इतना बड़ा ज्योग्राफिकल ब्रेथ है, इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल लेंथ है, उसकी वजह से हमारा जो देश का ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें हर धर्म के लोग पाए जाते हैं, हर संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं। हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, इसके साथ साथ और भी कई सारे पाए जाएंगे। जूस भी होते हैं, पारसीज भी होते हैं, बहाई फेथ के लोग भी होते हैं, और बड़े सारे से माइनर ट्राइबल रिलीजन जिनके नाम भी कई लोगों को नहीं पता है, वो सब भी हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ भाषाएं भी बड़ी सारी सी अलग अलग है। कई जगहों पर तो देश में ऐसी हालत है कि हर 15 किलोमीटर चलने पर भाषा बदल जाती है। भारत हमेशा से मल्टी रिलीजियस यानी बहुत सारे धर्म, मल्टी एथनिक यानी बहुत सारी सोसाइटी, और मल्टी कल्चरल यानी बड़ी सारी सी डिफरेंट कल्चर का एक समागम रहा है। ये एक प्लूरल सोसाइटी है। इसी डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है, भारत की सबसे यूनिक बात है। ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो स्लोगन है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिया था। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है सब कुछ अलग अलग, परंतु उन सब के अंदर एक एकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब भारत आजाद हुआ, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबने पार्ट लिया था, हर धर्म के लोग थे, हर भाषा के लोग थे, हर एथनिसिटी के लोग थे, हर कल्चर के लोग थे, हर समाज के लोग थे, हर स्टेटस के लोग थे, हर प्रोफेशन के लोग थे। तो जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ 1947 के बाद, तो उस संविधान के अंदर इसी प्रकार की कंपोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े सारे से प्रावधान दिए गए। प्रियम्बल के द्वारा, मौलिक अधिकारों के द्वारा और डीपीएसपी के द्वारा हमने माइनॉरिटी की जो प्रोटेक्शन की, स्टेट को एक सेक्युलर स्टेट बनाया गया, और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर संप्रदायों के बारे में, संप्रदायों के बीच में रिश्ते निभाने की बात की गई कि हर एक संप्रदाय के बीच में इक्वालिटी होगी और किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हो गया हमारे देश के बारे में। कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम अपने धर्म की जो थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है, क्लासिफिकेशन है, वो देख लेते हैं। भारत के अंदर जो मेजॉरिटी धर्म है वो है हिंदुइज्म। भारत में हिंदू की प्रतिशत यानी कि पूरी पॉपुलेशन का प्रतिशत है अप्रोक्सीमेट पे चलते 79.4 है, परंतु अप्रोक्सीमेट 80%, यानी पूरे भारत की 80% जनता हिंदुइज्म है। उनका जो धर्म है वो मानते हैं कि उनका धर्म हिंदुइज्म है, यानी कि 80% जनता है, तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए कि 96 करोड़ लोग भारत में हिंदू है। उसके बाद जो हमारा सबसे लार्जेस्ट मेजॉरिटी रिलीजन है, जो सबसे है माइनॉरिटी में, क्योंकि हिंदुइज्म मेजॉरिटी हो गया है, तो उसके बाद जो बाकी जितने भी रिलीजन होंगे वो सारे के सारे माइनॉरिटी होंगे। तो माइनॉरिटी रिलीजन है वो है इस्लाम। इस्लाम भारत में 15% की पॉपुलेशन रखता है, यानी कि अगर आप नंबर्स के बेसिस पे देखे जाएं तो भारत के अंदर टोटल 20 करोड़ मुसलमान हैं। ठीक है, दो ये आपको खुद भी पता था कि सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो हिंदू का है, और जो सेकंड नंबर पर है वो मुस्लिम्स का है। अब आप मुझे बताइए कि नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर है क्रिश्चियनिटी। नंबर्स के आधार पर बात करें तो नंबर के आधार पर क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी है अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़।
3 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियन रहते हैं भारत के अंदर। और उसके बाद नंबर 4 पर आता है सिखिज्म, कम से कम 2 करोड़ से भी अधिक सिख लोग रहते हैं भारत के अंदर। ये आपके धर्म की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है, इससे आपको समझने में आसानी होगी चीजें। उसके बाद जो है माइनर धर्म आते हैं, जैसे कि जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया। इनके नंबर काफी कम है। बुद्धिज्म अगर देखें तो टोटल 90 लाख के करीब होंगे, जैनिज्म है तो टोटल 55 लाख हैं, इस प्रकार से। इसके साथ साथ कुछ और धर्म भी है, जैसे कि पारसी। आपने वो नाम सुना होगा कि आपने कोई मूवी देखी होगी, उसमें किसी के पीछे नाम रखा होता है बाटली वाला या दारू वाला। ये जो नाम होते हैं बाटली वाला, दारू वाला, ये जो नाम होते हैं ये होते हैं पारसी धर्म के नाम, यानी कि जिनके धर्म को कहा जाता है जोरेस्टेरियनियम, जोरास्ट्रियन धर्म। ठीक है। अब भारत के अंदर माइनॉरिटी के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं। भारत का जो संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद नंबर 29 और 30 के अंदर प्रावधान दिए गए हैं कि जो माइनॉरिटी में है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन अकॉर्डेड। ठीक है। परंतु संविधान में कहीं पर भी माइनॉरिटी शब्द का परिभाषा नहीं दी गई। ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि इन धर्मों में से माइनॉरिटी कौन होगा जब जब संविधान के अंदर परिभाषा ही नहीं है माइनॉरिटी की। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन निकालती है किसी भी धर्म को माइनॉरिटी डिस्टिंक्शन देने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाल के भारत के अंदर टोटल 6 धर्मों को माइनॉरिटी की नोटिफिकेशन दी है। कितनों? 6 धर्म। यानी कि इस समय भारत के अंदर 6 धर्मों को माइनॉरिटी माना जाता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दिस विल गिव यू एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। देखिए भारत के अंदर, आइए यहां पर आ जाते, इधर आ जाते, इधर बात करते हैं। ठीक है। तो हिंदू धर्म जो हो गया वो मेजॉरिटी हो गया, जिसमें ज्यादा कंट्रोवर्सी है ही नहीं। 80% से ज्यादा हिंदू है, तो वो सिंपल बात है कि वो मेजॉरिटी है। उसके बाद भारत सरकार ने नोटिफिकेशन के द्वारा 6 धर्मों को माइनॉरिटी दे दिया गया है। सबसे पहला इस्लाम, इस्लाम एक माइनॉरिटी रिलीजन है। फिर क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी एक माइनॉरिटी रिलीजन है। उसके बाद सिखिज्म, सिखिज्म एक माइनॉरिटी रिलीजन है। फिर बुद्धिज्म, बुद्धिज्म भी एक माइनॉरिटी रिलीजन है। जैनिज्म भी एक माइनॉरिटी रिलीजन है। और उसके बाद जोरेस्ट्रियन यानी कि जो पारसी धर्म होता है, ये भी एक माइनॉरिटी रिलीजन है। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि भारत में कुछ और धर्म भी है, जैसे कि आप देखिए जूज, जुडाइज्म, धर्म का नाम है जुडोइज्म, जुडाइज्म, और जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं उन्हें कहा जाता है जूज। आपने इजराइल का नाम सुना होगा। इजराइल एक देश है जिसको माना जाता है कि वो सारे के सारे विश्व में जितने भी जूज हैं उनका देश है। तो इजराइल स्पेसिफिकली जूइश मेजॉरिटी का देश है। तो उसमें से कुछ जूज भारत के अंदर भी हैं। अब जूज यानी कि जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं भारत में है, परंतु उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी स्टेटस सिर्फ माइनॉरिटी होने से नहीं मिलता, बल्कि गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन निकालनी पड़ती है, तभी उसको माइनॉरिटी माना जाता है। अब ये इशू क्यों है? देखो, वो नंबर के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से माइनॉरिटी है, परंतु लीगली उनको माइनॉरिटी की जो मान्यता है वो गवर्नमेंट देती है। तो जो ये 6 धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और जोरेस्ट्रियनिज्म अर्थात की पारसी धर्म, ये जो धर्म है ये बेसिकली माइनॉरिटी डिक्लेयर्ड है। यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में इन्हें अपने इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के संवैधानिक अधिकार हैं। ये वाली बात है। अब जूस को भी सारे अधिकार अवेलेबल हैं मोर और लेस, परंतु संवैधानिक प्रोटेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की तरफ से उनको माइनॉरिटी वो नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसी कोई खास डिमांड नहीं आई है, कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन का कोई रीजन नहीं है, परंतु उनके नंबर इतने लेस हैं कि इन जनरली ऐसी कोई जरूरत पड़ती नहीं है, और जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उनसे उनके सारे के सारे अधिकार को प्रोटेक्शन अवेलेबल है। बस ये एक टेक्निकल डेफिनेशन क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा था, क्योंकि अगर आपसे एमसीक्यू में कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही ट्रिक अपनाने की कोशिश करेंगे कि 6 आपको कुछ हो सकता है बड़े सारे से धर्म दे देंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन कौन से माइनॉरिटी रिलीजन है। अब एक परिभाषा से देखा जाए तो बेसिकली जूज माइनॉरिटी रिलीजन है, परंतु लीगली वो माइनॉरिटी रिलीजन नहीं डिफाइंड है। ठीक है, ये बात हम समझ गए। आपके सामने इस समय स्क्रीन पर 7 रिलीजन लिखे हुए हैं। एक हिंदू, पहले तो जो मेजॉरिटी रिलीजन हो गया, उसके बाद 6 माइनॉरिटी वाला रिलीजन हो गया, तो टोटल हो गए 7। 8वां हो गया जूज। इसके साथ साथ भारत में एक और रिलीजन पाया जाता है जिसको कहा जाता है बहाई फेथ। बहाई, ये भी ईरान में, जो पारसी का मतलब होता है पर्शियन, पर्शियन जहां से आया, और पर्शियन
ईरान का पुराना नाम था। पाकिस्तान के पश्चिम में जो देश है उसका नाम है ईरान, राइट। ईरान पुराने समय में पर्शिया के नाम से जाना जाता था। तो जो पारसीज का जो धर्म है, जो जो रेस्ट्रिजियन धर्म है, वो बेसिकली ईरान में पैदा हुआ था। उसी तरीके से जो बहाई फेथ है ये भी वहीं पर पर्शिया की धरती यानी कि ईरान में पैदा हुआ था। इसके भी कुछ फॉलोअर्स हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। एंड देन ये डेटा कहां से आता है? ये सारा डेटा आता है सेंसस से, जो कि हर 10 साल बाद होता है। तो 2011 में हुआ था, उसके बाद अब बेसिकली 2021 में होगा। तो फिर से मोर और लेस परसेंटेज सेम ही रहती है रिलीजन की, 10 साल में बदल नहीं जाती है। और कुछ सारे रिलीजन होते हैं जिसमें वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है। कुछ बड़े ट्राइबल रिलीजन्स हैं जो कि वो बता नहीं पाते हैं। तो कुछ माइनर ट्राइबल रिलीजन्स भी मान लीजिए। और उसके साथ साथ कुछ लोग एथिस्ट भी होते हैं, परंतु एथिस्ट को एज ए डिफरेंट कैटेगरी माना नहीं जाता है। तो कुछ लोग जो होते हैं कि भगवान में विश्वास नहीं करते या नास्तिक कहलाते हैं, उनको रिलीजियस नहीं माना जाता है। तो उनकी कोई कैटेगराइजेशन स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं है। उनके नंबर एग्जैक्टली पता नहीं है। हो सकता है कि जिन्होंने धर्म हिंदुइज्म भरा हो परंतु विश्वास से वो एथिज्म हो, या धर्म एक्चुअली में बुद्धिज्म भरा हो सकता है, विश्वास से वो एथिस्ट हो सकते हैं। ये हमारे धर्मों की डेफिनेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि जूज, बहाए, जोरेस्टेरियन के नंबर्स इतने कम हैं कि उनके साथ इन जनरली कम्युनल राइट्स या कम्युनल वायलेंस के कोई इशू हुए नहीं है। कम्युनल वायलेंस बेसिकली एक मेजॉरिटी और एक बड़ी माइनॉरिटी में ही हो पाता है। इसीलिए आप जब भी सुनेंगे सांप्रदायिकता के जितने भी इवेंट्स होंगे या जितने भी कम्युनल राइट्स होंगे, उसमें आप देखेंगे कि हिंदू और मुसलमान ज्यादा इन्वॉल्व हैं। कुछ आप हिंदू और सिख के भी सुनेंगे, कुछ मुसलमान और सिख के भी सुनेंगे, कुछ क्रिश्चियनिटी से भी संबंधित होते हैं। यानी कि जो बड़े या मेजर रिलीजन्स हैं उनके बीच में ही सांप्रदायिकता हो पाती है। ये हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि सांप्रदायिकता किस वजह से होती है उसके रीजंस में ये पता चल जाएगा। क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल है, प्रॉपर्टीज के इश्यूज हो जाते हैं, तो वो यूजुअली मेजॉरिटी एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन में ही हो पाता है। आखिर वोट बैंक पॉलिटिक्स, जूस जो है पूरे के पूरे देश के अंदर सिर्फ 2 लाख जूस हैं। अब 2 लाख जूस होने की साथ समस्या यह है कि जब पूरे बड़े देश में 2 लाख जूस को अलग अलग जगह पर बिता दिया जाएगा तो उनके साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतने, कहीं पर 2000 है, कहीं पर 3000 है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होता। परंतु जब धर्म बड़ा हो या नंबर बड़ा हो तो वोट बैंक पॉलिटिक्स पॉसिबल हो जाता है। इसकी वजह से कम्युनलिज्म भी होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, सांप्रदायिकता के बढ़ने से पहले एक बार यह भी जान लेना जरूरी है कॉन्सेप्चुअली कि भारत ने जो ये सेकुलरिज्म का मॉडल है इसमें स्लाइटली सा डिफरेंस है। किससे डिफरेंस है? वेस्टर्न ऑप्शन से। यानी कि 2 प्रकार के मॉडल एग्जिस्ट करते हैं विश्व के अंदर सेक्युलरिज्म के। एक तो होता है पश्चिमी यानी पाश्चात्य, जो कि सेक्युलरिज्म मॉडल बोला जाता है, और दूसरा है भारतीय सेकुलर मॉडल। आखिर इनमें फर्क क्या है वो देख लेते हैं एंड वी विल गेट अ मोर क्लियर आइडिया। वैसे सरलता की बात है, अगर मैं सिंगल लाइन में आपको बताऊं तो सुनिए ध्यान से। पश्चिमी सेक्युलर मॉडल का मतलब यह होता है कि धर्म और जो स्टेट है, यानी कि गवर्नमेंट समझ लीजिए, धर्म और जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए और वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट होगा। यानी कि धर्म स्टेट में बिल्कुल भी कोई इंक्लूजन या कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा, और स्टेट भी इन जनरल जरूरत पड़ने पर कर सकता है, याद रखिएगा, बट इन जनरल धर्म में कोई इंटरवीन नहीं करेगा। आप जैसे मानना चाहते हैं, जिस चीज को मानना चाहते हैं, जो रिचुअल फॉलो करना चाहते हैं, आप स्वयं कीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, अनटिल अनलेस वो किसी के इंडिविजुअल के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर या किसी को हार्म ना कर रहा हो। ऐसा वेस्टर्न सेकुलर मॉडल है जो कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनाया हुआ है। तो उनके बीच में धर्म और बेसिकली स्टेट के बीच में बिल्कुल कंप्लीटली वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, एकदम अलग अलग है, उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है। भारत में इसका एक बेहतर वर्जन है। भारत यह कहता है कि जो स्टेट है वो सब धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि हमें तुमसे कोई लेना ही देना नहीं है, बल्कि क्योंकि रिलीजन एक वे ऑफ लाइफ होता है तो धर्म को स्टेट से बिल्कुल अलग ना कर कर धर्म को सबके बराबर कर दिया गया, सारे धर्मों को सबके बराबर कर दिया गया। अर्थात सर्व धर्म संभव और सर्व धर्म सद्भाव, ये जो 2 स्लोगन है
भारत के सेकुलरिज्म को डिफाइन करते हैं, धर्मनिरपेक्षता को। सर्वधर्म संभाव अर्थात कि सारे के सारे धर्मों की तरफ सेम टू सेम भाव रखना, बराबर इक्वालिटी। सर्वधर्म संभव मतलब कि बेसिकली सबके सब धर्म पॉसिबल हैं, सबके सब धर्म एक बराबर है, संभाव और सद्भाव दोनों के बीच में। वेस्टर्न मॉडल, अब देखिए वेस्टर्न सेकुलरिज्म के बारे में अगर धर्मनिरपेक्षता जब पश्चिमी कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस, स्ट्रिक्ट रिलीजन और स्टेट के दोनों के अफेयर में, एक दूसरे के अफेयर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। परंतु एक बात इंपॉर्टेंट रखिएगा ध्यान से, धर्म स्टेट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है, परंतु स्टेट जरूरत पड़ने पर धर्म में इंटरफेयर कर सकती है। क्या एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए स्टेट क्या कर रही है, स्टेट कोई पॉलिसी लेकर आती है, टैक्स माफी की पॉलिसी कोई लेकर आ गई या कोई लॉज और बना दिए, उसमें धर्म को कोई लेना देना नहीं है। परंतु सपोज कीजिए धर्म कुछ ऐसा कर रहा है जिससे किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो, किसी धर्म में महिलाओं को बराबरी का वो नहीं दिया जा रहा हो, या महिलाओं की प्रॉपर्टी की राइट्स ले ली जाए किसी धर्म के द्वारा, ऐसे में स्टेट लॉ बना सकता है उस धर्म के इस पॉलिसी के अगेंस्ट, ठीक है। तो मतलब स्ट्रिक्ट इंटरफेरेंस है, परंतु वो थोड़ी सी देखी जाए तो स्टेट थोड़ी सी सुपीरियर मानी जाती है कि धर्म पर्सनल है, स्टेट थोड़ा सा कम्युनिटी और सोसाइटी से संबंधित है। तो धर्म तो कभी भी स्टेट में इंटरफेयर करेगा ही नहीं, परंतु स्टेट जरूरत पड़ने पर, ओनली व्हेन, जब धर्म बेसिकली अधिकारों के ऊपर पहुंच जाता है। दूसरा, स्टेट भारत के जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें सारे के सारे रिलीजन को सपोर्ट करती है और रिलीजन रिफॉर्म को उसके साथ साथ बढ़ाती भी है। अगर धीरे धीरे कुछ रिलीजियस के अंदर कुछ धर्म के अंदर रिफॉर्म आने चाहिए तो वो करने की मदद भी करती है, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करती है। इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप इज की कंसर्न, ठीक है। अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में मतलब सबके सब रिलीजन को सेम टू सेम माना जाता है वेस्टर्न में। भारत में याद रखिए सबके सब धर्म सेम नहीं है, लेकिन धर्मों के जो सेक्ट हैं वो सेम है। तो इस्लाम में शिया और सुन्नी है, तो इसको बराबर माना जाता है धर्म में कि भाई चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो धर्म एक ही है, इस्लाम। उसी तरीके से अगर हिंदुइज्म में शैवयाइट हो, वैष्णवाइट हो और देवीयाइट हो, उन सबको सेम माना जाता है हिंदुइज्म में। इसी जैनिज्म में होता है दिगंबर हो गया तो, और दिगंबर और श्वेतांबर हो गया तो उन दोनों को सेम माना जाता है। बुद्धिज्म में हीनयान और महायान हो गए तो उन दोनों को सेम माना जाता है। ये अलग अलग धर्म के अलग अलग सेक्ट्स हैं। इसमें फर्क क्या, कहने का क्या मतलब हो, देखो उनके हिसाब से क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म और सिखिज्म सब सेम है, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है हमारे, कोई उनके बीच में फर्क नहीं है। परंतु यहां पे धर्मों को क्योंकि अलग अलग आइडेंटिटी दी जाती है, तो धर्म हिंदू है अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुस्लिम से कंप्लीटली अलग हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सिख का जो धर्म है वो बिल्कुल अलग हो सकता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। बट हाँ, एक धर्म के रूप में उसके अंदर जो सेक्ट है उनको हम सब एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे। माइनॉरिटी राइट्स को पूरा का पूरा अधिकार दिया जाता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म में। कम्युनिटी राइट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अधिकार दिया जाता है इंडियन सेकुलरिज्म में। इंडिविजुअल एंड इट्स राइट्स आर इट्स सेंटर, यहां पर दोनों के दोनों, नागरिक के, इंडिविजुअल के भी और जो उनके रिलीजियस कम्युनिटी है, उन दोनों को इकट्ठा और बराबर का अधिकार है, बराबर की प्रोटेक्शन अवेलेबल है। साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपको धर्म के बारे में बताया, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म के बारे में, याद रखिए कि लीगली स्पीकिंग सिखिज्म, बुद्धिज्म हिंदू धर्म के ही हिस्से माने जाते हैं, ठीक है। जैसे इस्लाम बिल्कुल अलग धर्म है, क्यों, हमारे जो कानून हैं, जैसे जो मैरिज के जो कानून हैं, तो वो बेसिकली हिंदुइज्म के लिए जो बनाए गए थे, उसी के अंदर सिखिज्म और बुद्धिज्म के भी सेम टू सेम है, ठीक है। तो सिखिज्म पर कौन सा कानून लगता है मैरिज का, जो हिंदू मैरिज कोड होता है, उसी तरीके से बुद्धिज्म पर कौन सा लगता है वो, क्यों, क्योंकि उन दोनों को हिंदुइज्म का ही पार्ट माना जाता है, मोर और लेस वो बेसिकली हिंदुइज्म का ही एक हिस्सा है। परंतु हिंदुइज्म का सेक्ट नहीं है, वो डिफरेंट धर्म है, वो डिफरेंट धर्म के रूप में उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके जो डे टू डे विश्वास है, वो कंप्लीटली बहुत ही फंडामेंटली डिफरेंट है हिंदू धर्म से। परंतु लीगली स्पीकिंग, गवर्नमेंट की नजर से देखा जाए तो उनको इन जनरल हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही उनके लॉ बनते हैं, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सवाल आता है कि भारत में सांप्रदायिकता कैसे फैलती है, तो उसका एक बार हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले लेंगे तो हमें बेहतर आइडिया मिलेगा। भारत की सांप्रदायिकता, हम जब पहले अपनी आजादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस से, तो हमें सबसे पहले इसके रूट्स मिलते हैं 1857 के बाद। 1857 हमारी पहला स्वतंत्रता संग्राम था। आमिर खान की पिक्चर देखिए मंगल पांडे,
या कंगना रनौत की देखिए लक्ष्मीबाई, वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में थे। पहली म्यूटिनी थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि भारतीय लोगों के अंदर रिजेंटमेंट और डिस्कंटेंट बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक काम स्टार्ट किया डिवाइड एंड रूल का। राजा को राजा से लड़ा दो, संप्रदाय को संप्रदाय से लड़ा दो। इसका सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टेशन था वो सबसे पहले उभर कर आता है 1905 में। 1905 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। आज के समय के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए आप, ठीक है। उस समय बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि लॉर्ड कर्जन भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 1905 में, परंतु उस समय उनकी डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल की। अब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में निर्णय लिया कि जो बंगाल का राज्य है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, बंगाल उस समय काफी बड़ा था, आप ये समझ लीजिए ये पूरा का पूरा बंगाल, प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश और असम का कुछ हिस्सा, ये तीनों के तीनों मिला के उस समय बंगाल कहलाया जाता था। लॉर्ड कर्जन ये डिसाइड करते हैं कि वेस्ट, जो प्रेजेंट डे के हिसाब से सोचिए, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और असम, कर्जन डिसाइड करते हैं कि इसका दो हिस्से कर देंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल हो जाएगा यानी असम और जो बांग्लादेश का हिस्सा होगा, और सॉरी वेस्ट बंगाल हो जाएगा जो आज के वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, और ईस्ट बंगाल जो कि बेसिकली असम और बांग्लादेश का जो हिस्सा हो जाएगा। अब लॉर्ड कर्जन का कहना था कि ये मैं कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, कह रहे यार बहुत बड़ा राज्य हो गया है, देश की 20% पॉपुलेशन उस समय बंगाल में रहा करती थी, पूरे देश की 20% पॉपुलेशन बंगाल में थी उस समय 1905 के करीब। तो बोला कि बहुत ज्यादा हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं इसका डिवाइड कर रहा हूं। परंतु इससे एक समस्या हुई, जो वेस्ट बंगाल था वो राज्य बन गया हिंदू मेजॉरिटी का, और जो ईस्ट बंगाल था वो राज्य बन गया मुस्लिम मेजॉरिटी का। और यहां से धीरे धीरे शुरुआत होती है भारत के अंदर कम्युनल डिवाइड की, सांप्रदायिकता की। यह हुआ 1905 में। 1906 में बना लिया जाता है मुस्लिम लीग को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन जाती है 1906 के अंदर। 1906 में जब मुस्लिम लीग बनती है, उसके बाद 1909 में आते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आपने पढ़े होंगे इतिहास में, जब भी आप इतिहास की या इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आप को पता चलेगा कि हर 9-10 सालों के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव लाया जाता था। तो 1909 में जो बदलाव हुआ था उनको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। एक गवर्नर जनरल थे, एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। उसके बाद 1919 में जो हुए उनको मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है। उसके बाद 1929 में आने थे, उसके लिए साइमन कमीशन आया था। मतलब ये इतिहास की बातें हैं। अब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में जो ये मिंटो है, इनको कहा जाता है भारत में सांप्रदायिकता का पिता, फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि इनके दिमाग में एक बड़ा ही वाहियात आइडिया आया 1909 में। इन्होंने एक रिफॉर्म्स लेके आए, मिंटो एंड मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो एंड मॉर्ले रिफॉर्म्स में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्शन होंगे और मुसलमान कैंडिडेट को सिर्फ मुसलमान वोट करेंगे, और हिंदू कैंडिडेट को सिर्फ हिंदू वोट करेंगे, और सिख कैंडिडेट को सिर्फ सिख वोट करेंगे। यहां से भारत के समाज में दरार पड़ना स्टार्ट होती है, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। पहले तो ऐसा कोई सोचता ही नहीं था, जो भी कैंडिडेट है उसके बेसिस पर उसको वोट कर दिया। लेकिन अब जब कानून के हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट हो गए तो धीरे धीरे डर पैदा हो गया कि मुस्लिमों को लगा कि भाई हमारी तो पॉपुलेशन कम है, तो हमारे तो रिप्रेजेंटेटिव हमेशा हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से जाएंगे, तो हमें तो बराबर का हिस्सा मिल ही नहीं सकता। यह समस्या स्टार्ट करते हैं मिंटो, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो 1905 में कर्जन बंगाल का विभाजन करता है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है। बाद में इसकी वजह से पाकिस्तान बनेगा, यानी देश का विभाजन होगा। दूसरा, 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आते हैं, जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट का डिसीजन लिया जाता है। और इसके साथ साथ बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अब देखिए सोचिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई, तो इससे जो हिंदू समाज था उनके अंदर भी डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ। तो 1915 में मिलके उन्होंने भी हिंदू महासभा का गठन किया, और ये 10 साल का जो ये डेकेड था, इसने भारत के अंदर सांप्रदायिकता की नींव रख दी। क्यों? क्योंकि अब दो मेजर जो धर्म है देश के, वो दोनों के दोनों अलग रास्तों पर चल चुके हैं।
दोनों के दोनों अलग रास्तों पर चल चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई है रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स की, और हिंदू महासभा रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है कम्युनलिज्म की, और सॉरी इसकी हिंदुओं की। यह समस्या हो जाती है। मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ चलते चलते इनको धीरे धीरे जो इनके लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको डिस्ट्रस्ट हो जाता है जवाहरलाल नेहरू और गांधी पर, और वो बोलते हैं कि आप मुस्लिम्स के इंटरेस्ट पूरा सही नहीं रख सकते हैं। तो इनके खुद जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थी, इनके बेसिस पर ये टू नेशन थ्योरी निकालते हैं। टू नेशन थ्योरी कहने का मतलब है कि जो ये भारत का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब जो मिला हुआ है सब ज्योग्राफिकली, ये असली में एक देश नहीं दो देश हैं। दो देश का मतलब कि एक हिंदुओं का देश है और एक मुसलमानों का देश है, और इनको अपनी अपनी अलग अलग जगह चाहिए। ये होती है टू नेशन थ्योरी। ठीक है, ये टू नेशन थ्योरी धीरे धीरे इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय जोर पकड़ती गई, और 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हाथ रख दिया कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग से देश चाहिए हमें। अंग्रेजों के सामने इन्होंने ये बात के ऊपर अड़ गए, इस बात के ऊपर, और तभी बेसिकली जाके फाइनली 1947 में भारत का विभाजन हो गया दो देश के बीच में। एक हो गया पाकिस्तान, दो पार्ट्स में बटा था, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, और उसके बाद जो भारत का जो मेन जो आज जो प्रेजेंट डे भारत है वो रह गया हिंदुस्तान के रूप में। जब ये पार्टीशन हुआ था तो ये पार्टीशन कम से कम नहीं तो 1.4 करोड़ लोगों को डिस्प्लेस किया था। अपने लोग घर छोड़कर, पाकिस्तान से घर प्रॉपर्टी छोड़कर इंडिया में आए, इंडिया से घर वर छोड़कर पाकिस्तान की तरफ गए। वहां से हिंदू आ रहे थे, यहाँ से मुस्लिम जा रहे थे, और इसके बीच में बहुत ही डिजास्टरस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द वर्ल्ड, पार्टीशन राइट्स हुए, जिसमें 20 से 30 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। आप सब लोगों ने एक मूवी देखी होगी शायद कभी, गदर। गदर एक प्रेम कथा, सनी देओल और अमीषा पटेल की मूवी है। वो बिल्कुल इसी पार्टीशन के बीच में जो राइट्स हैं और किस प्रकार से एक दूसरे लाइफ कैसे टर्मोइल में थी और लाइफ कैसे एक दूसरों की उखड़ गई थी, उसके बारे में ही है। उसमें यह होता है कि जो प्रीमाइस जो उस मूवी का है कि उसमें जो एक मुस्लिम लड़की है राइट्स में अपने पेरेंट्स को खो देती है और उसकी शादी एक सिख युवक से हो जाती है। ये जो स्टोरी है, ये मूवी में आपने देखी थी, ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपकी 12th क्लास की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की एनसीईआरटी में दी हुई है। नए वाली जो एनसीईआरटी है, जिस थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 3rd वाली में पार्टीशन वाला जो चैप्टर है, उसमें ये गदर एक प्रेम कथा वाली स्टोरी दी हुई है कि एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी मूवी। देखिएगा उसको एक बार। अब सोच के देखिए कि पार्टीशन जहां पे 20 से 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई है और 1.4 करोड़, आज आपको लग रहा है कि 1.5 करोड़ कम है क्योंकि आज हमारी पॉपुलेशन 125 करोड़ है। उस समय जब देश की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ थी, तब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए थे, और तब 20 से 25 लाख 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आप ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए उस समय की। ये जो वायलेंट नेचर था पार्टीशन का, इससे दोनों देशों में म्यूचुअल हॉस्टिलिटी बन गई, डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया, कम्युनिटीज के बीच में भी और देशों के बीच में भी। एंड इट हैज बीन 70 years इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन पेइंग द प्राइस ऑफ दैट पार्टीशन, जिसके जेनेसिस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स के द्वारा नींव रखी गई थी। ये सब चीजें हमारे 1947 यानी स्वतंत्रता से पहले की हैं। पार्टीशन 1947 के बाद हुआ था। जो पार्टीशन के राइट्स थे 1947 से 49 तक चले थे। 1950 के बाद फिर वो मोर और लेस खत्म हो चुके थे, तब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। अखिल भारत हिंदू सभा के बारे में भी आप जानिए। अखिल भारत हिंदू सभा 1915 में बनाई गई थी। 1915 में बनी थी ये हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव पे एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, 1915 के बाद एक तो इनके साथ ये हुआ कि सावरकर का आपने नाम सुना होगा, वीडी सावरकर, वो इसके फाउंडिंग मेंबर थे। वीडी सावरकर के द्वारा वो थे, इसमें हिंदू महासभा के मेंबर थे 1915 में। हावेवर 1925 में क्या हुआ कि इनके एक सीनियर मेंबर हिंदू महासभा के हेडगेवर, वो इनसे अलग हो जाते हैं और वो आरएसएस फॉर्म कर लेते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस फॉर्म करते हैं। आरएसएस बेसिकली हिंदू महासभा से ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। आरएसएस ग्रो करते करते
जब आजादी हो जाती है तो 1951 में आरएसएस एक पॉलिटिकल आर्म बनाता है जिसे कहते हैं भारतीय जनसंघ। ये वही भारतीय जनसंघ है जो आज बीजेपी बन गया है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ मतलब कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा फाउंडिंग था। 1951 में बनाई गई थी ये पार्टी। 1951 में भारतीय जनसंघ बनती है, प्रेजेंट डे बीजेपी है। बेसिकली भारतीय जनसंघ जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाती थी तो सारी पार्टी मिलकर, जिसमें भारतीय संघ भी इंक्लूडेड थी, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जनता पार्टी, जो कि 1977 में पार्टी पावर में आई। 3 साल तक पावर में थी। 1980 के बाद जो जनता पार्टी थी वो छितर बितर हो गई। उसमें से जो भारतीय जनसंघ के जो लोग बचे हुए थे उन्होंने फिर मिल के बनाई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी और उसके बाद फाइनली बनी भारतीय जनता पार्टी। 1984 में भी इन्होंने इलेक्शन लड़े, उस समय सिर्फ 2 लोकसभा सीटें आई थी। और उसके बाद का इतिहास आप धीरे धीरे जानते ही होंगे कि फिर इनकी एनडीए गवर्नमेंट आई जिसके अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। और पिछले 6 साल से इस समय अब तो 10 साल 2014 से 2024 तक की जो मेजॉरिटी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी। तो आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो जेनेसिस है वो 1915 में भारतीय हिंदू महासभा के बीच में रखा गया था, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। हिंदू महासभा से निकल के आता है आरएसएस, एक अलग पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस जब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है 20-30 साल में, फिर वो स्वयं एक नई पॉलिटिकल आर्म बनाती है भारतीय जनसंघ के नाम से। भारतीय जनसंघ इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के अगेंस्ट इलेक्शंस लड़ते हैं जनता पार्टी बनकर। 3 साल तक वो पार्टी पावर में रहती है। उसके बाद छितर-बितर हो जाने के बाद जो उसके मेंबर बचे हुए हैं वो मिल के बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि आपको आजकल प्रेजेंट फॉर्म में मिलती है। ठीक है, चलिए अब पार्टीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पार्टीशन के बाद से रेगुलरली, ऐसा नहीं है कभी कोई खास रुकावट आई है, ऊपर नीचे होते रहते हैं डेकेड टू डेकेड, परंतु रेगुलरली कम्युनल राइट्स होते रहे हैं। पहले 20, 25, 30 साल जो थे, यानी कि 1950 से जो 1970 तक के साल थे, उनमें जो कम्युनल राइट्स थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में, वो बेसिकली वोट बैंक की वजह से नहीं होते थे, परंतु नॉर्मल किसी प्रॉपर्टी इशू की वजह से होते थे। पर 1990 का जो दशक था वो भारत के कम्युनलिज्म के लिए एकदम सेमिनल इवेंट बन गया। उसमें कुछ मेजर इवेंट हुए थे। सबसे पहले तो एक हुआ था शाह बानो केस 1986 में, और दूसरा हुआ अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो केस है। बाबरी मस्जिद एक मॉस्क हुआ करती थी अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग श्री राम की जन्मभूमि है, यानी कि जो श्री राम है उन्होंने जन्म लिया था अयोध्या में। ऐसा माना जाता है सर्टेन ग्रुप्स के द्वारा कि बाबर, यानी कि जो हुमायूं के जो फादर थे, मुगल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे इंडिया के अंदर, अकबर के जो दादाजी थे, उन्होंने श्री राम के एक मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद उसके ऊपर बना दी। ठीक है, ये जो राम जन्मभूमि मूवमेंट थी ये 1985 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा स्टार्ट की जाती है, जिसको बीजेपी और सपोर्ट, बीजेपी की जो पार्टी है वो भी इसको धीरे धीरे सपोर्ट देना स्टार्ट करती है। और इसका जो फाइनल कल्मिनेशन होता है इस मूवमेंट का, वो होता है 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि के सपोर्टर, जिन्हें कर सेवक भी कहा जाता है, वो फाइनली अयोध्या जाते हैं और बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं। बेसिकली बाबरी मस्जिद ब्रेक डाउन हो जाती है कंप्लीटली। इस इवेंट की वजह से पूरे के पूरे देश में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कई सारे से मेजर राइट्स हुए थे। इंडिपेंडेंस के बाद के सबसे ज्यादा बुरे कम्युनल राइट्स अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिरने के बाद देश में हुए। वो राइट्स का एक रिएक्शन आया मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में 1993 में। 12 मार्च 1993 को पूरे के पूरे मुंबई में 12 जगहों पर धमाके कर दिए गए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और 800 से ज्यादा लोग इंजर हो गए। वो दाऊद इब्राहिम यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के द्वारा, दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी, जो अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा कराए गए थे एज ए रिवेंज अगेंस्ट द हिंदूज, क्योंकि मुंबई में भी कम्युनल राइट्स होने की वजह से बहुत सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। ऐसे में दाऊद इब्राहिम ने इसका रिवेंज लेने के लिए
वो मुंबई धमाका के थे। तो वो भारत के इतिहास में और समाज में बहुत ही वीक सिचुएशन आ गई थी जब ये 1992 1993 का समय चल रहा था। सोसाइटी के बीच में जो दरार थी वो इस समय सबसे ज्यादा थी। ठीक है, नेवरदलेस आगे बढ़ते गए। अगले दशक में आता है गोधरा और पोस्ट गोधरा राइट्स ऑफ 2002। गोधरा के बारे में भी एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। गोधरा क्या हुआ था, गोधरा कांड के नाम से गोधरा क्या होता है, चलिए। ये फोटो जो है, ये दोनों की दोनों फोटो गोधरा राइट्स की है। बताता हूं मैं इसके बारे में आपको क्या था ये। ठीक है, गोधरा राइट्स। गोधरा गुजरात में एक रेलवे स्टेशन का नाम है। अयोध्या से गुजरात तक, गोधरा तक एक ट्रेन चलती है। अयोध्या से गुजरात तक एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस। इस साबरमती एक्सप्रेस से कुछ कर सेवक, कर सेवक क्या होता है, कर सेवक का मतलब होता है जो लोग सेवा करते हैं। कर का मतलब हाथ, सेवक का मतलब सेवा, यानी जो वॉलंटरली सेवा करते हैं किसी भी धार्मिक कार्य में, उन्हें कर सेवक कहा जाता है। तो कुछ हिंदू कर सेवक अयोध्या से गोधरा आ रहे थे उस ट्रेन में। गोधरा पर जब ये ट्रेन रुकी तो एक मुस्लिम मॉब ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उस ट्रेन को जला दिया, और इस ट्रेन में 59 कर सेवकों की मृत्यु हो गई। यह नहीं पता चला कि वो कैसे था, क्या वो प्लान्ड था या वो कॉन्स्पिरेसी के द्वारा किया गया था, या वो स्पॉन्टेनियस था, या वो किसी र्यूमर की वजह से हुआ था। परंतु सिचुएशन ये हुई कि अयोध्या से आने वाली साबरमती एक्सप्रेस जब गोधरा रेलवे स्टेशन पर रुकी तो वहां पर एक मुस्लिम मॉब के द्वारा उस ट्रेन को जला दिया गया, जिसमें 59 कर सेवक की मृत्यु हो गई। उसके बाद अगले 3 दिन तक, ये 27 फरवरी को हुआ था, और फिर अगले 3 दिन तक गुजरात में बड़े सारे से राइट्स हुए, हिंदू मुस्लिम क्लैशेस हुए, जिसमें 800 से अधिक मुस्लिम्स की मृत्यु हुई और 250 से अधिक हिंदुओं को जान खोनी पड़ी। ये तो ऑफिशियल एस्टीमेट है। अनऑफिशियल एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 2000 से भी ज्यादा मृत्यु हुई थी। ये उसके बाद 2013, अभी जो इस डेकेड का है, वो बड़े सबसे बुरे जो यूपी के वन ऑफ द रीसेंट हिस्ट्री में सबसे बुरे जो कम्युनल राइट्स हैं वो हुए हैं मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसकी वजह से भी एटमॉस्फेयर काफी खत्म हुआ है। तो हमने अयोध्या का देख लिया, गोधरा का देख लिया। मुजफ्फरनगर वाले में भी बता देता हूं। मुजफ्फरनगर वाले में सिंपल केस ये था कि बेसिकली ऐसा मीडिया के द्वारा रिपोर्टेड ऐसा है, या पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही थी कि एक हिंदू लड़की जो कि जाट समुदाय से बिलोंग करती थी, उसको किसी ने, मुस्लिम समुदाय के किसी लड़कों ने ईवटीज कर दिया था। ऐसा होने पे जो हिंदू लड़की के 2 भाई थे, उन्होंने जाके उस मुस्लिम लड़के को मार दिया। जब वो भागने लगे तो वो दोनों के दोनों जो लड़की के भाई थे, जो जाट भाई थे, उन दोनों को लिंच कर दिया एक मुस्लिम मॉब के द्वारा। समझ रहे कैसे गलती हो रही है, एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी के बाद तीसरी। तो एक लड़की है जो कि हिंदू समुदाय की है, उसको ईवटीज कर दिया मुस्लिम समुदाय के 2 लड़कों ने। लड़ाई करते वक्त एक लड़के ने और 2 हिंदू लड़कों ने उसको मार दिया। जब वो भागने लगे तो मुस्लिम मॉब के द्वारा उन दोनों को लिंच कर दिया गया। एंड देन ये सारी की सारी चीजें र्यूमर्स में बदल गई, और फिर उससे हुए मुजफ्फरनगर राइट्स। 2014 के इलेक्शन से पहले की बात है। अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर 2013 में ये राइट्स हुए थे। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि कैसे जो कम्युनल सिस्टम है वो काफी बुरा हो गया। ये मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये गोधरा राइट्स की फोटो है। अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ्स हैं दोनों की दोनों, और काफी आइकॉनिक फोटोज कहते हैं इनको। ये एक विक्टिम है, इसकी टाइम्स ऑफ इंडिया पे फ्रंट पेज पे ये फोटो छपी थी। ये हाथ जोड़कर खड़ा है अपनी जान की भीख मांगने के लिए। ये नहीं पता कि ये आदमी जिंदा बचा था या नहीं बचा था। और ये उन्हीं राइट्स के बीच में एक दूसरा राइटर है जो कि अपनी विजय की घोषणा कर रहा है, और इसकी फोटो भी बेसिकली फ्रंट पेज पर ही छपी थी। ये दोनों की दोनों फोटो आपको एक इंसाइट दे सकती हैं कम्युनल राइट्स के बारे में। सवाल ये उठता है कि कम्युनल राइट्स आखिर होते क्यों हैं और देश में क्यों होते आ रहे हैं, और इनको रोका कैसे जाए। सबसे पहले कम्युनल राइट्स होने का जो सबसे मेन रीजन है वो है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल रीजन। जैसा कि जो अभी हमने डिस्कस किया, पार्टीशन, भारत का विभाजन हुआ, और वो जो विभाजन था वो बहुत ही हिंसा से भरपूर था। 25 से 30 लाख लोग अगर किसी इवेंट की वजह से मर जाएं तो 2 समुदायों के बीच में अविश्वास होना, डिस्ट्रस्ट होना
इंटॉलरेंस, असहिष्णुता होना बहुत ही मान्य है। इसकी वजह से एक हार्मोनियस एसोसिएशन और पीसफुल कम्युनिटीज को एग्जिस्टेंस दो समुदाय के बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया। दूसरा, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया था डिवाइड एंड रूल। उनको पता था कि मुसलमानों को अगर हिंदुओं से लड़ा दिया जाए तो इनके बीच में डिवीजन क्रिएट करना आसान रहेगा। अगर ये बराबर करके मिल के अपनी डिमांड सामने रख देंगे तो कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो डिवाइड एंड रूल फॉलो किया गया। कभी राज्यों का विभाजन कर दिया गया तो कभी सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंक्लूड कर दिए गए, कभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़ा दिया गया तो कभी हिंदू महासभा को इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़ा दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यही जो चीज है वोट बैंक पॉलिटिक्स में बदल गई। उसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ गए। लिबरल, प्रोग्रेसिव और मॉडर्न एटीट्यूड दोनों की दोनों कम्युनिटीज में, प्राइमरली इस समय हिंदू और मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, कई जगहों पर लैक करता है। प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, लिबरल एटीट्यूड, जो मॉडर्न एटीट्यूड है, जिसकी वजह से कम्युनल हार्मनी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, अगर हम सोशल एजुकेशनल डेटा कलेक्ट करते हैं तो देखा जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कई पैरामीटर्स पर लैक करती है इन रिलेटिव टू एवरी अदर कम्युनिटी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो या फिर हिंदू हो। इसकी वजह से उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक सर्विस और इंडस्ट्री और ट्रेड में वो बहुत कम है। दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन इन देम, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म का बीज बो दिया जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। दोनों कम्युनिटी को एक दूसरे के अगेंस्ट परसीव्ड ग्रजेस। याद रखिए, ऐसा लगता है कि परसीव्ड का क्या मतलब है? परसेप्शन है, एक्चुअल में रियलिटी हो सकता है कुछ और हो। एक कम्युनिटी सोचती है कि यार तुम्हें बहुत ज्यादा मिलता है, दूसरी कम्युनिटी कहती है तुम तो सब ले लेते हो, फिर वही कम्युनिटी कहती है कि तुमको छोड़ दिया जाएगा तो तुम सब ले लोगे, तुम सब छीन लोगे हमसे। कम्युनिटी ऐसा, दोनों के विचार ऐसे हो जाते हैं कि उनको लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ एक के लिए हैं, और अगर उसके हाथ में छोड़ दिया तो वो ज्यादा ले जाएगी और उसको ज्यादा मिलता रहा है। इस प्रकार की जो परसीव्ड रिलेटिव डेप्रिवेशन होती है और गुस्सा और नफरत और डिस्ट्रस्ट पैदा करती है एक दूसरे की कम्युनिटी के बीच में। और जब किसी दिन आग लगती है तो यही डिस्ट्रस्ट फाइनली जाकर कम्युनल राइट्स में बदल जाता है। इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और अलग है। सबसे पहले आईएसआई फैक्टर, इंटेलिजेंस सर्विस, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है पाकिस्तान की, इनका ब्रेड एंड बटर है भारत के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। एग्जिस्टेंस इनका जो रेजन डे अटायर है कि जिंदा क्यों रहते हैं ये हैं क्यों, वो ये है कि भारत को प्रॉब्लम क्रिएट करके दे दो। कभी जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म करते हैं, कभी मुंबई में बम धमाके कराते हैं, कभी और एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं, यूथ को रेडिकलाइज करते हैं। और इनको सबसे पहले सबसे तरीका सिंपल आजमाया हुआ है कि देश के अंदर सांप्रदायिकता के बीज बोते रहो, कुछ ना कुछ करके डायरेक्टली कम्युनलिज्म इंस्टिगेट करते हैं। जो भी देश में कोई भी कम्युनलिस्ट या फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है उनको किसी तरीके से पोक करके, और प्लान क्या है भाई, जो भी वल्नरेबल यूथ दिखे माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उसको रेडिकलाइज करो और उसको ट्रेन करो ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा पे, ये इनका वही प्लान है कि लेट इंडिया ब्लीड बाय 1000 कट्स। तो उस 1000 कट में से एक कट अंदर से भी मारने का प्लान है कि अंदर से ही मारे एक कट, आसान रहेगा, बाहर से तो मुश्किल पड़ता है। और सोशल मीडिया फैक्टर्स, ये पिछले एक डेकेड का ही है जो सोशल मीडिया, इंडियन मुजफ्फरनगर राइट्स जो हुए थे उस पर सोशल मीडिया का काफी सोशल मीडिया के द्वारा जो र्यूमर्स फैल रही थी उनका काफी रिस्पॉन्स माना जाता है। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, डिसइंफॉर्मेशन पड़ रही है, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट दूसरी कम्युनिटी हेट कैंपेन फैलाने पे तुल जाती है सोशल मीडिया का प्रयोग करके, और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा वायलेंस भी फैन हो रहा है। ये हो रहा है कम्युनलिज्म के हमारे जो प्राइमरी रीजन है, हिस्टोरिकल है, सोशो इकोनॉमिकल है, साइकोलॉजिकल है, एक्सटर्नल हैं, और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं। बहुत मतलब याद करने के लिए अगर आपको आंसर लिखने के काम आएगा तो काफी आसानी रहेगी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। आप एक और चीज लिखेंगे कभी, आप अगर ऐसे लिखें तो यार इमीडिएट फ्लैश पॉइंट क्या होता है, ये तो
ये जो अंदर की जो ये फीलिंग्स है ना, ये तो सिमर होती रहती है धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 6 साल 10 साल तक सब शांत में। हिंदू घर भी यहाँ पे रह रहे हैं, रोड के पार मुस्लिम घर भी यहाँ पे रह रहे हैं, फिर अचानक से एक दिन राइट्स हो जाते हैं। किस वजह से? देखिए, सबसे पहले जेंडर ऑफेंसेस। ये तो स्पेसिफिकली आपको मैंने अभी अभी बताया, मुजफ्फरनगर का जो केस था वो जेंडर ऑफेंस की वजह से था। सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, इलोपमेंट हो जाता है जब दूसरी कम्युनिटी के साथ हो जाता है, तो दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार से एट्रीब्यूट कर देती हैं उस इंडिविजुअल इवेंट को। अब अगर हम देखें मुजफ्फरनगर वाले में केस में देखें, तो ईव टीजिंग का जो क्राइम था वो एक लड़के ने एक लड़की के अगेंस्ट किया था। हावेवर उसको एक कम्युनिटी को कम्युनिटी के अगेंस्ट करने की वजह से राइट हो गया। अगर उसको एक इंडिविजुअल क्राइम की तरह देख के उस लड़के को जेल कर दी जाती है, उस लड़के के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है कि आप क्राइम कर रहे थे, तो वो राइट्स में नहीं बदलता। आप इस सिचुएशन को बदल कर भी देखें कि अगर वो हिंदू लड़का हिंदू लड़की को ईव टीज कर देता, तो बेसिकली वही सिचुएशन होती कि पुलिस के अंदर रिपोर्ट होती और उसके ऊपर लीगली कार्रवाई होती, परंतु वो बात राइट में नहीं बदलती। बस समुदाय और संप्रदाय की वजह से वो जो क्राइम था वो राइट्स के लिए फ्लैश पॉइंट बन गया। तो जेंडर ऑफेंसेस कई बार करते हैं। ऐसे में बड़ी सारी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मानती हैं कि ये इलोपमेंट और जो मैरिजेस हैं ये लंबी कंट्रोवर्सी, जिसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है, उसके तहत की जा रही है। लव जिहाद होम मिनिस्ट्री के द्वारा जब आरटीआई में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। परंतु समाज में कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ हिंदू मानते हैं कि लव जिहाद की एक कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। मतलब क्या होता है लव जिहाद का? कि जो मुसलमान लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं उनका धर्म बदलने के लिए। इसको कहा जाता है लव जिहाद, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके अपोजिट एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अंदर भी एक सिमिलर टाइप ऑफ थ्योरी है जिसे कहा जाता है प्रेम युद्ध। यानी जब हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से विवाह कर लेता है धर्म बदलवाने के लिए, उसको कहा जाता है प्रेम युद्ध। ये दोनों की दोनों अब एक कॉन्स्पिरेसीज हैं, इसके ऊपर कुछ कानून भी आ रहे हैं, आपको मालूम होगा। चलिए, ये जो जेंडर ऑफेंसेस हैं ये कई बार फ्लैश पॉइंट बन जाते हैं राइट स्टार्ट करने के लिए। दूसरा होता है लैंड डिस्प्यूट। अगेन कई बार वजह से, कभी ग्रेवयार्ड बनाने के लिए, वर्शिप के नए प्लेसेस, मंदिर और मस्जिद बनाने की जगहों पर कई बार लड़ाई हो जाती है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल जाए, क्लेम ओवर काउंटर क्लेम, जो पुरानी जहां पर मंदिर है वहां पर किसी को लगता है कि भाई यहां पर पहले चर्च हुआ करता था, पहले जहां पर मस्जिद है वहां पर लगता था कि मंदिर हुआ करता था। इस बातें में जो लड़ाइयां हैं वो कई बार इतनी बढ़ जाती हैं कि फाइनली वो राइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और रिलीजियस फेस्टिविटीज, यूजुअली जब भी कुछ मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा होता है, होली हो गया, ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, तो ऐसे में जब एक कम्युनिटी बड़ी सारी सी सेलिब्रेशन कर रही होती है तो दूसरी कम्युनिटी कई बार उससे एंटेंगल हो जाती है। कई बार मुहर्रम का जो प्रोसेशन है गलियों से गुजर रहा होता है, तो उसमें जब वो हिंदू गलियों से गुजरता है तो किसी वजह से एक दूसरे के साथ नोक झोंक हो जाने पर, शोर की कोई इरिटेशन हो जाने पर, वो जो छोटी सी लड़ाई है वो सांप्रदायिक लड़ाई में बदल जाती है और कम्युनल राइट्स को जन्म दे देती है। ये 3 फ्लैश पॉइंट है प्राइमरली अगर आप देखोगे तो। सबसे पहले सेक्सुअल ऑफेंसेस, नंबर 2 वाला लैंड डिस्प्यूट, और नंबर 3 रिलीजियस फेस्टिविटीज। इसके अंदर एक आप चौथा भी इंक्लूड कर सकते हैं कि कई बार वायलेंस इंसाइट कर दी जाती है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, जिसके बारे में कुछ एलिगेशंस हैं कि दिल्ली में ऐसा कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा किया गया था। तो मतलब एक पॉलिटिकल लीडर्स वाला भी आप एंगल इसके अंदर रख सकते हैं कि इंस्टिगेशन ऑफ वायलेंस भी की जा सकती है। सो फ्लैश पॉइंट उसकी वजह से मिल सकता है। ठीक है, चलिए, ये हमारा कम्युनलिज्म का था, बहुत ही सरल टॉपिक है। इसको जब भी आपके बारे में पढ़ने के लिए आएगा तो यही आएगा, आंसर पूछेंगे यही पूछेंगे। चलिए, मैं आपको आज कुछ एक इंटरेस्टिंग करंट अफेयर बता देता हूं साथ ही साथ। भटिंडा अमृतसर हाईवे पर एक जो साइन बोर्ड थे, जो किसान प्रोटेस्ट में इस समय जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने बेसिकली डिफेस कर दिया। तो जो भी हिंदी लिखा हुआ था उसके ऊपर ये काला कर दिया, जितना भी हिंदी लिखा हुआ था। देखिए, आप देखिए, पठानकोट हिंदी में लिखा उसको काला कर दिया। इधर यहाँ पर पंजाबी मुझे नहीं आती है, तो ये सब का सब काला कर दिया। ये उनके द्वारा किया गया है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि बेसिकली इस समय फार्मर प्रोटेस्ट में इंक्लूडेड है। दूसरा देखते हैं, 2-3 न्यूज है हमारे पास। नरेंद्र सिंह मोदी जी की डिप्लोमेसी का प्रयोग कर जो दाऊद इब्राहिम, जो सबसे वांटेड क्रिमिनल है, उनकी 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। भाई वाह, बिगेस्ट एवर क्रैकडाउन हुआ है इनके ऊपर। चलिए,
दूसरा, प्रेसिडेंट कोविंद जो हमारे इस समय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाया और 1 घंटे के अंदर अंदर 30 लाख फॉलोअर ऐड हो गए। करंट अफेयर है, अच्छा है। नेशनल ज्योग्राफिक बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है, उन्होंने अपने फ्रंट पेज पर जो किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके एक किसान की फोटो इस बार आई है। विंटर 2022 की है ये, मतलब पिछले दिसंबर की है, 2020 की। ठीक है। लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन हिस्ट्री इज हैपनिंग नाउ एंड इट इज नॉट बीइंग टेलीवाइज्ड, और ये नेशनल ज्योग्राफी के फ्रंट पेज पर आई है। चारों की चारों जो न्यूज सुनी ना आपने, ये फेक न्यूज थी, झूठ था ये, और ये सच्ची मुच्ची में अखबारों में छपी थी। आपके फेसबुक पे भी आई होगी एक आधी, ट्विटर पे भी आई होगी, इंस्टा पर भी आई होगी। या ये फेक न्यूज है, दिस इज अ फेक न्यूज, ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फेक न्यूज है, ये भी फेक न्यूज है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। दिस वन इज ऑल्सो फेक न्यूज, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ये पुरानी फोटो है 2017 की। कहते सर क्यों बता रहे हो फेक न्यूज है ना? ये पुरानी जो फेक न्यूज और पुरानी किसी फोटो को नए किसी कॉन्टेक्स्ट में दे देना, ये जो फर्जी समाचार का जो नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है पिछले 10 सालों में, इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये फेक न्यूज हो क्यों रही हैं और चल क्यों रही हैं। फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ऐसा नहीं हुआ है कि किसान प्रोटेस्ट ने साइन बोर्ड्स को डिफेस किया है, ये नहीं हुआ, ये फेक न्यूज है, याद रखिएगा, ये नकली है। दिस इज ए लॉय, दिस इज रॉन्ग। ना ही दाऊद इब्राहिम की कोई प्रॉपर्टी सीज हुई है, ये भी फेक न्यूज है। कोविड के ट्विटर डिबेट पे 30 लाख फॉलोअर नहीं आए, ये भी फेक न्यूज थी। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, और ना ही नेशनल ज्योग्राफिक के फ्रंट पेज पर किसी फार्मर प्रोटेस्टर की फोटो आई है। दिस इज ऑल्सो अ फेक न्यूज। हम इसलिए बात कर रहे हैं फेक न्यूज या फर्जी समाचार के बारे में, क्योंकि फेक न्यूज कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सोसाइटी के बीच में, जिसमें कम्युनलिज्म इज वन ऑफ इट, मॉब लिंचिंग इज अनदर ऑफ इट, डिस्ट्रस्ट is another of which, conspiracy theories are a lot of it. फर्जी समाचार वो होता है एक deliberate lie and a half truth circulated with an intention to mislead or cause harm to a section of people. याद रखो, जब ये न्यूज छपी होगी तो ये किसी ने छापी है, deliberate था ये जो फोटो है जब उसको मिली तो उसको पता था कि ये फार्मर प्रोटेस्टर्स की नहीं है, ये फोटो 2017 की है। फिर भी ये फोटो छापी गई ये कहकर कि ये फार्मर प्रोटेस्ट की फोटो है। इसका मतलब डेलिब्रेट लाई है। हाफ ट्रूथ मतलब ये फोटो असली है, ऐसा हुआ था, बट ये कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, इसका फार्मर प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था। यानी कि जो फार्मर प्रोटेस्ट इस समय हो रहे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में किसी ने एक डेलिब्रेट लाई या एक हाफ ट्रूथ, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। सिमिलरली ये जो फोटो है ये भी किसी ने झूठी छापी है, जानकर ही छापी है, यानी कि डेलिब्रेट है, ये बात ध्यान रखिएगा, फर्जी समाचार है। इसकी वजह से कई सारे नए सिस्टम भी आ गए, फेक वीडियोस भी बनने लग गए, इतने अच्छे फेक वीडियोस कि उनको पहचानना मुश्किल हो कि वो सच में था या नहीं सच था। आप सोचिए कि न्यूज को देख के तो आप फिर भी डाउट कर सकते हैं, स्केप्टिसिज्म कर सकते हैं कि क्या ये सच है क्या नहीं है, परंतु बिना जो वीडियो में अगर दिख रहा हो तब तो फिर तो और बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जानना, ये समझना कि वो सच है या नहीं है। फेक न्यूज को काउंट करने के सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले कि सर्वेलेंस और कंप्लायंस मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी हो जाता है, और सोर्स ऑफ न्यूज़ को वेरीफाई करना चाहिए। सोशल मीडिया पर अवेयर रखना चाहिए कि हार्मनी इंश्योर बनाए रखें। तीसरा, हर एक अखबार की और न्यूज़ चैनल की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अथॉरिटी के साथ क्लोज कनेक्शन में काम करे और आइडेंटिफाई करे कि उनके पास जो न्यूज़ आ रही है उसका कोई वेरीफाइबिलिटी, जेन्युइन, ऑथेंटिक सोर्स तो है। वैसे अगर मैं खुद पे आपके लिए बता दूं, आपके लिए एक तरीका बता देता हूं फेक न्यूज संभालने का। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे जो भी न्यूज हो उसको कभी भी न्यूज नहीं समझना। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ रीजन। सेकेंड, whenever you read any news it should always be corroborated by 3 different sources। different sources का मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए
कि भाई ये प्रो गवर्नमेंट सोर्स है, ये एंटी गवर्नमेंट सोर्स है, और जब वो दोनों सेम न्यूज दे रहे हो तो समझ लो कि सच है। सपोज करो रिपब्लिक टीवी जो कि थोड़ा सा प्रो गवर्नमेंट स्टैंस रखता है, एनडीटीवी जो कि थोड़ा सा लेफ्टिस्ट या एंटी गवर्नमेंट स्टैंस रखता है, जब ये दोनों सोर्स सेम न्यूज दिखा रहे हो तो समझ लो कि सच है। वरना चांस है कि अगर खाली इसी पर आई है जिंदगी भर के लिए और कहीं आई नहीं है तो मतलब कुछ नकली है, खाली इसी पर चल रही है तो यानी कि हो सकता है कुछ गलत हो। मल्टीपल सोर्सेस से पता करें, एक सोर्स के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो पहला कि फेसबुक से और ट्विटर से कभी न्यूज नहीं लेनी, और व्हाट्सएप से, इन तीनों से कभी न्यूज मत लो, कभी भी मत लो। अगर एग्जाम में क्लियर करना चाहते हो तो कभी भी मत लेना, और वैसे खुद अच्छे समझदार इंसान बनना चाहते हो तो भी नहीं लेना। दूसरा रूल, हमेशा सोर्सेस को मिनिमम 3 सोर्सेस से कोरोबरेट करना। और थर्ड रूल, ऑलवेज बी स्केप्टिक ऑफ एनीथिंग यू हियर। पहला रिएक्शन होना चाहिए कि झूठ है, पहला रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए कि सच है, अच्छा ऐसा हो गया, सच बात है, नहीं नहीं, फर्स्ट रिएक्शन कि मे बी इट इज नॉट ट्रू। जब और अच्छी तरह से पता चल जाए तब उसको, तो ये 3 रूल रखोगे तो कभी भी फेक न्यूज के चक्कर में नहीं पड़ोगे। मॉब लिंचिंग के बारे में बात करते हैं, 5 मिनट और दे दीजिए मुझे बस। लिंचिंग वो वायलेंस होती है जब एक मॉब बिना ट्रायल के एक एग्जीक्यूट कर देती है किसी प्रिज्यूम्ड ऑफेंडर को, यानी अभी तक उसका गिल्ट तय नहीं हुआ है, कन्विक्ट नहीं हुआ है वो, और उसको टॉर्चर के द्वारा उसे मार ही देती है, मॉब के द्वारा, यानी एक भीड़ के द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। इट इज नोन एज मर्डर, इट इज ए मर्डर बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। लिंचिंग का क्या मतलब है? मर्डर है, बिना ट्रायल के, बिना किसी और के मर्डर कर दिया जाता है। The term lynch law refers to a self-constituted court that imposes sentence on a person without due process of law. आने वाली जो स्लाइड है, it might be disturbing to few people. तो अगर आप स्क्रॉल करना चाहें तो 5 मिनट के आगे स्क्रॉल कर सकते हैं। I am going to show you a video of mob lynching. तो अगर आप कुछ लोग ना देखना चाहें तो मैं समझूंगा कि आपको नहीं देखना चाहिए था। 5 मिनट आगे स्किप कर दीजिएगा, you will not miss anything. Watch it. This is how a mob lynching takes place. क्यों दिखा रहा हूं, इसका एक पर्पस है। आपको किसी भी मॉब में किसी भी आदमी का फेस नहीं पहचान में आएगा, किसी का नहीं पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड द पर्सन इज ब्रूटली किल्ड इन पब्लिक व्यू। थोड़ा दर्दनाक है। मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट सुप्रीम गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, हम एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हर स्टेट एक एसपी लेवल के ऑफिसर को डेजिग्नेट करे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मॉब वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये इवेंट्स काफी बढ़ने लग गए थे, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करनी पड़ी। सेंटर और राज्य बेसिकली टीवी और लोकल रेडियोस पर और नेशनल रेडियो पर बेसिकली ब्रॉडकास्ट करते हैं मैसेज को कि जो भी मॉब वायलेंस में इंक्लूड होगा, इंडल्ज होगा, उसको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एफआईआर लॉन्च हो जाती है अगर कोई भी फेक या इररिस्पॉन्सिबल मैसेज जिसकी वजह से हिंसा इंसाइट हो सके, अगर वो कोई भी स्प्रेड करता हुआ पाया जाता है। अगर पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मॉब लिंचिंग पर गाइडलाइंस दी गई हैं, अगर उनको फॉलो ना करता पाया गया तो उसको नेग्लिजेंस माना जाएगा और उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर दी जाएगी। स्टेट, हर राज्य को नोटिफाई किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक कॉम्पनसेशन स्कीम जनरेट कीजिए कि अगर कोई भी लिंच हो जाता है तो उसके नेक्स्ट टू किन यानी और उसके परिवार को किस प्रकार से इंटरिम रिलीफ या कॉम्पनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। मॉब लिंचिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फेक न्यूज। अभी जो रिसेंटली जितने भी देश में मॉब लिंचिंग के किस्से हुए थे वो जनरली कुछ रूमर्स पे बेस्ड थे कि कोई बच्चा उठा के भाग रहा है या कुछ और कम्युनल या कोई सेक्सुअल ऑफेंस की वजह से, और वो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए और एक समय बहुत ही स्पॉन्टेनियसली एक मॉब इकट्ठी होगी और उसको पकड़कर उसी समय उन्होंने जजमेंट सुना दी कि तो इसको मृत्यु के घाट उतार दो, न्याय कर दिया जाए इसका। और वो न्याय आपने देखा कि कैसे बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के और कैसे अनसिविलाइज्ड तरीके से होता है। छोटे टॉपिक थे, मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी की यही लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अभी इसके अंदर 3-4 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं।
साइबर टेररिज्म के ऊपर बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, वो भी हम करवाएंगे। और बॉर्डर मैनेजमेंट, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट हमारी आंतरिक सुरक्षा से बहुत रिलेटेड है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। टोटल 5 से 6 और लेक्चर इस सीरीज में आएंगे। अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 लेक्चर की ये सीरीज होगी। सो बने रहिएगा मेरे साथ। आप लोगों के सजेशंस और आप लोगों के कमेंट्स का मैं बहुत दिल से वेट करता हूं। तो अगर आप लोगों को कुछ कहना हो तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करिएगा, चाहे वो आपका सवाल हो या फिर वो आपका कोई सजेशन हो इंप्रूवमेंट के लिए। टेलीग्राम ग्रुप की आपकी जो डिमांड है वो कल से प्रॉमिस है, कल से पूरी हो जाएगी और आपको जो क्लासेस के जो पीडीएफ हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। दिस इज अमित किलोर and thank you very much from the team of Study IQ. Have a nice day, students. Bye.